Hello everyone and welcome to Mathematics Scolio. This is video number 3 of most important JEE Main PYQ series. In this we will discuss two topics, tangent normals and MVT. So be ready with your notebook and your pen. So here all the topics I wrote already. Read and understand these all things. First of all आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल की जब भी इक्वेशन लिखनी है तो ये चीज दिमाग में रखनी है कि दोनों हैं तो स्ट्रेट लाइन ही, तो स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स एक कर्व गिवन है या फिर एक फंक्शन गिवन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ गिवन है, एक p पॉइंट गिवन है। अगर p पॉइंट पे आप टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि ये टेंजेंट है इसीलिए जो इसका स्लोप होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। मतलब ये हुआ कि m इज इक्वल्स टू f dash x at point P. f dash x at point P that is equals to dy by dx at point P. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन वेयर m इज इक्वल्स टू f dash x वन। ठीक है, और वी कैन से इट इज dy by dx at point P. Similarly, normal is perpendicular to tangent, therefore its slope is minus 1 upon m. Point is same, normal is also passing through point P x1 y1 and red line is representing normal which is intersecting x-axis at n. Again, always tangent normal means equation of line. Here some lengths are given which you have to mug, you have to learn this whole length, right? With the help of diagram I'll explain what is tangent, what is length of normal, all those things. देखो टेंजेंट का मतलब tn, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एंगल को आप थीटा मान सकते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो यू कैन से दैट m इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर m की वैल्यू tan थीटा है तो थीटा की टर्म्स में आप pn कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के ps फाइंड कर सकते हैं, टी फाइंड कर सकते हैं, एस टी फाइंड कर सकते हैं। तो वही सारी टर्म्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, आप कैलकुलेट करके एम की टर्म्स में एक्सप्रेस करो और चेक करो क्या यही टर्म्स आ रही हैं। देखो पीटी मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस। तो पीटी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, पीएन इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, एस एन इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे वो हमारे पास वो हमें देगा सब नॉर्मल। इन द सेम वे एस टी इज सब टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, सब नॉर्मल फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं थीटा हमें गिवन है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूं इस एंगल को हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई बाय 2। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाकर आप सारी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी लेंथ है सभी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज दिमाग में रखनी है आप लोगों को, राइट। और इस टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, नहीं तो जहां भी आप लोग अटकोगे तो ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। वो क्या, जब भी टेंजेंट की बात होती है तो आपको टेंजेंट का स्लोप दो डिफरेंट वे से कैलकुलेट करना है। एक बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, या फिर अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो tan थीटा यूज करके। दूसरा बाय यूजिंग कैलकुलस। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट लगाकर इन दोनों को इक्वेट करके हमारे पास एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन की हेल्प से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो अगली चीज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे या आप लोगों को आनी चाहिए वो है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। जब भी आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैलकुलेट करना है
तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिखे हैं, उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप चलें तो आप इजिली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। पहला स्टेप, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास, मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका है x1 y1। अब आप क्या करोगे, m1 m2, मतलब क्या हुआ, मान लो आपको दो कर्व्स गिवन है, एक ये वाली कर्व, दूसरी ये वाली कर्व। m1 m2 का मतलब ये हुआ कि आप दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव फाइंड करो। यहां पर मैंने फंक्शन की टर्म्स में लिखी है टर्म्स, कर्व्स, दोनों कर्व्स का डेरिवेटिव फाइंड करो पॉइंट x1 y1 पर। पहली कर्व का डेरिवेटिव पॉइंट x1 y1 पर जो होगा उसे m1 से रिप्रेजेंट करो, दूसरी कर्व का डेरिवेटिव जो पॉइंट x1 y1 पे होगा उसे m2 से रिप्रेजेंट करो। ये दोनों m1 m2 आ गई। उसके बाद एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन कर्व का मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन कर्व्स। आइसोगोनल कर्व्स, मान लो दो कर्व्स हैं, यहां पर आप देख सकते हो, एक येलो वाली कर्व है, दूसरी ब्लू कर्व है, राइट। येलो कर्व है, दूसरी ब्लू कर्व है। अगर हर एक पॉइंट, अगर हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इनके बीच का एंगल सेम रहेगा तो हम इन दो कर्व्स को बोलेंगे, तो हम इन दो कर्व्स को बोलेंगे आइसोगोनल कर्व्स। तो इन दो कर्व्स को हम बोलेंगे आइसोगोनल कर्व। ध्यान रखना, मान लो दोनों कर्व्स 4 पॉइंट्स पे कट करती हैं, 2 पॉइंट्स पे एक एंगल है, अगले 2 पे दूसरा एंगल है, तो हम आइसोगोनल कर्व्स इन्हें नहीं कहेंगे। आइसोगोनल कर्व की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल कर्व। अगर ये जो सेम एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए, अगर ये जो सेम एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल कर्व। ध्यान रखना, यहां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है, मान लो दो कर्व्स दो पॉइंट्स पे कट करती हैं, एक पॉइंट पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आता है π/2, दूसरे पे आता है π/4। इन दैट केस दोस टू कर्व्स विल नॉट बी ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स मींस जितने भी पॉइंट्स पे कट करेंगे हर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन π/2 ही होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। अब मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉइंट गिवन होगा, कर्व गिवन होगी, अब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। सेकंड, लाइन गिवन होगी, कर्व गिवन होगा, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। थर्ड, दोनों कर्व्स गिवन होंगी, उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो, जब हमें पॉइंट गिवन होगा और कर्व गिवन होगी, मिनिमम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो वेज हैं। आप इस बात का भी ध्यान रखना, हमारे पास दो वेज हैं। एक तो यहां लिखा हुआ है कि आप पीएम कैलकुलेट कर लो। एम क्या है, एम इज अ पॉइंट, m is a point on y equals to fx। अगर m y equals to fx पे एक पॉइंट है तो हम उस पॉइंट को अज्यूम कर सकते हैं x, fx। fx क्या है, एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब pm कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमाइज टू मैक्सिमाइज pm इज सेम एज टू मैक्सिमाइज pm स्क्वायर, राइट, ताकि हम रूट से छुटकारा हमें मिल जाए, रूट, सो दैट वी कैन रिमूव रूट। तो pm स्क्वायर को मिनिमाइज करो, आई थिंक आई वाज सेइंग मैक्सिमाइज, इट इज मिनिमाइज, राइट। तो pm स्क्वायर को मिनिमाइज करो। pm स्क्वायर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं आप, डेरिवेटिव लेकर मैक्सिमा मिनिमा आपको आता है उस वाले कॉन्सेप्ट से। एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड, अगर आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखना, मिनिमम डिस्टेंस अलोंग नॉर्मल ही होगा, सही है। अलोंग नॉर्मल होगा तो आप ऐसा कर सकते हैं, एम पॉइंट के तो x, fx मान लिया, ठीक है, इसे x, fx माना। अगर हम बात करें स्लोप ऑफ टेंज, pm नॉर्मल है, यानी कि m पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा f डैश x, राइट, बिकॉज pm इज नॉर्मल एंड दिस येलो लाइन इज टेंजेंट। तो इन केस
इनके स्लोप्स के प्रोडक्ट, इनका स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा. इट मींस स्लोप ऑफ पीएम इंटू एफ डैश एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, और यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा. इस वे को यूज करके, इस मेथड को यूज करके भी आप मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या थी? पॉइंट एंड कर्व. सेकंड, अगर आपको स्ट्रेट लाइन एंड कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, यहां भी दो डिफरेंट वेज हैं. पहला मेथड, पी को वैसे ही, डायग्राम आपके सामने है, जो ब्लू कर्व को हम अज्यूम कर लेते हैं ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है. पी पॉइंट x कॉमा एफ एक्स इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है मान लो, ठीक है. तो पी पॉइंट को x कॉमा एफ एक्स मान लिया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हमें आता है, जो हम कोऑर्डिनेट में कर चुके हैं. pm डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन. अगर स्ट्रेट लाइन L की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो pm की वैल्यू आ जाएगी ax प्लस b, y रिप्लेस हो जाएगा fx से प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहां भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं किसे? इसके स्क्वायर को. फायदा क्या होगा? मॉड हट जाएगा, ठीक है. या फिर सेकंड मेथड, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, अगर मिनिमम डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं तो वो अलोंग नॉर्मल ही होगा, राइट. तो P पॉइंट अज्यूम कर लो कि P पॉइंट जो है वो हमें मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है. अगर P पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस दे रहा है तो इसका मतलब P पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो हर हालत में पैरेलल टू गिवन लाइन होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन नॉर्मल का मतलब जिस लाइन के अलोंग हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है. यानी कि वो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. इट मींस ये नॉर्मल होना चाहिए किसका? गिवन कर्व का. तो क्या करेंगे हम? P पॉइंट अज्यूम कर लेंगे x कॉमा एफ एक्स, ठीक है. स्लोप ऑफ MP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है. P पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लेंगे. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ लाइन के. तो देखो यहां से एक रिलेशन हमारे पास आ गया, ठीक है. एक रिलेशन यहां पर आ गया. इस रिलेशन को यूज करके हम MP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस रिलेशन में आप चेक कर सकते हैं कि इस रिलेशन में अननोन एक ही है. fx एक एक्सप्रेशन है x की टर्म्स में, तो x एक बार आ गया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी वैल्यू? MP की वैल्यू, और MP ही शॉर्टेस्ट है. तो आप ध्यान रखना कि पॉइंट हो या स्ट्रेट लाइन हो, एक मेथड हमारे पास क्या है? पॉइंट को अज्यूम करो, उस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल होगी गिवन स्ट्रेट लाइन के, तो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा. पॉइंट वाले केस में उस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर पॉइंट को मिलाएं, PM जो होगा वो नॉर्मल होगा कर्व के. तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स यहां भी -1 हो जाएगा. थर्ड, व्हेन यू हैव टू कर्व्स, जब भी आपके पास दो कर्व्स होंगी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो दूसरी कर्व होगी वो सर्कल ही होगी. आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है. अगर अगर कर्व गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, उस कर्व पे एक पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं x कोमा एफ एक्स. आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस अलोंग नॉर्मल ऑफ सर्कल होगा. अगर अलोंग नॉर्मल ऑफ सर्कल होगा तो वो हर हालत में सेंटर से पास करेगा. अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास ये है PM. तो PM की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? PC माइनस R. तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x, राइट. और इस एक्सप्रेशन को आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर लें. मोड अवॉइड करने के लिए आप स्क्वायर
को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पीएम के स्क्वायर को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी दो कर्व्स होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम एक कर्व आपके पास सर्कल होगी और दूसरा कर्व कोई भी कर्व होगी, ठीक है। या फिर दूसरा टाइप जो आता है डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स में, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स में, वो इस टाइप की कर्व्स होती हैं जब मतलब दो कर्व्स आपको दी होंगी, वो दोनों किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो होगी y इक्वल्स टू एक्स। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, y इक्वल्स टू ई एक्स एंड y इक्वल्स टू एल एन एक्स। क्या ये दोनों कर्व्स y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है? बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो दो कर्व्स के केस में क्या क्या केस हो सकता है? या तो एक कर्व सर्कल होगी या फिर दोनों कर्व्स आपको जो दी होंगी वो सिमेट्रिक अबाउट सम ऑफ द लाइन होगी और वो लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम y इक्वल्स टू एक्स होगी। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, अगर दो कर्व्स किसी स्ट्रेट लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हैं तो किसी एक कर्व का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लो स्ट्रेट लाइन के। जैसे इस पर्टिकुलर केस में y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक है, तो y इक्वल्स टू एल एन एक्स का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर लो y इक्वल्स टू एक्स से। अज्यूम कर लेते हैं हम एक पॉइंट को x1 कोमा ln x1। अगर आपको लाइन का कर्व से मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है तो जो पॉइंट हम लोगों ने अज्यूम किया है उस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ कि स्लोप एट दैट पॉइंट दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x1, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x1 इज इक्वल्स टू 1। यहां से हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई 1। अगर x1 1 है तो y कितना होगा 0, यानी कि जो पॉइंट हमारे पास आया वो आया 1,0। अब 1,0 का डिस्टेंस फाइंड कर लो y इक्वल्स टू x से, और जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स होगा वो AB होगा, यानी कि उसका डबल होगा। किसका डबल? AM का डबल। AB इज ट्वाइस ऑफ AM और AM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन √2 इंटू 2, दैट इज √2। तो बच्चों इस चीज का आपको ये चीज आपको ऑब्जर्व बड़े ध्यान से करनी है। कौन कौन सी? जब भी दो कर्व्स होंगी, ठीक है। अगर सर्कल है तो भी क्वेश्चन इजी है। दूसरा, अगर सर्कल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो दोनों कर्व्स एक दूसरे के सिमेट्रिक होंगी किसी लाइन के अबाउट, और अधिकतर वो लाइन y इक्वल्स टू एक्स ही होगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है, ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम। सबसे पहले इसके लिए फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, एफ ए एफ बी के इक्वल होना चाहिए। ये तीन पोस्टुलेट्स सेटिस्फाई होने चाहिए तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ध्यान रखना एटलीस्ट कम से कम एक होगा, हमेशा एक ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि कई बार लैंग्वेज ऑप्शंस में लैंग्वेज इस टाइप की आ जाती हैं कि देयर एग्जिस्ट दूसरी लैंग्वेज में होगा फॉर ऑल, राइट। तो आप ध्यान रखना जो इसका कंक्लूजन है वो है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट C belongs to A to B such that f dash C is 0। एटलीस्ट वन मीन्स दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों? डायग्रामेटिकली आप चेक कर सकते हो। अगर एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस भी है, यहाँ आप देख सकते हैं जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, एफ ए की वैल्यू एफ बी के इक्वल है, ठीक है। तो हर हालत में एक टर्निंग पॉइंट आएगा ही। अगर टर्निंग पॉइंट आएगा तो उस टर्निंग पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, उस टर्निंग पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा किसका? फंक्शन का, वो 0 होगा। वही चीज प्रूव हो रही है, और एक नहीं दो भी पॉसिबिलिटी है। कहाँ यूज होता है रोल्स थ्योरम? अधिकतर या तो डायरेक्ट दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये रोल्स थ्योरम है आप सॉल्व करो। दूसरा ये टाइप पूछते हैं कि इफ इन रोल्स थ्योरम वैल्यू ऑफ C इज दिस, फाइंड सम अननोन। तीसरा पूछा जाता है कि प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ रूट। अगर ये पूछा जाए देयर एग्जिस्ट अ रूट,
रूट क्या है ये नहीं पूछेंगे, देयर एग्जिस्ट ए रूट। तो उस पर्टिकुलर केस में भी रोल्स थ्योरम यूज होगा, उस पर्टिकुलर केस में भी रोल्स थ्योरम यूज होगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं रोल्स थ्योरम पे, आप वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एलएमवीटी। एलएमवीटी में कंडीशंस एफ पर सिर्फ दो हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरी कोई कंडीशन नहीं है। आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल मैंने लिखा बनाया हुआ है, आप कोई भी एग्जाम्पल बनाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, तो कम से कम, इसका मतलब जानते हो, ये राइट साइड पे जो लिखा हुआ है, ये जिसे मैंने जिसकी बाउंड्री बनाई है, इस बॉक्स का मतलब ये जो वैल्यू है ये स्लोप की वैल्यू है। किसके स्लोप की वैल्यू है? ए कोमा एफ ए एंड इस पॉइंट की बी कोमा एफ बी। ठीक है, तो स्लोप, अब ये कह रहे हैं कि if these conditions are satisfied then slope of chord AB must be equal to tangent at least one point। आप देख सकते हैं यहाँ पर C पर जो टेंजेंट है, C1 पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल है AB के। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C1 इज सेम एज स्लोप ऑफ AB, वही इसका रिजल्ट है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और अगर एक फंक्शन की जगह, यहां पर भी मैं आपको बता दूं, LMVT मोस्टली तब यूज होती है जब आपको इस टाइप की कंडीशन दी होती है कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल x, राइट, ऐसी कंडीशन की यूज होती है। या फिर कई बार फंक्शन बाउंडेड होता है, वो वाली कंडीशन यूज होती है, वहां भी LMVT यूज की जा सकती है। थर्ड है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम में एक नहीं दो फंक्शंस होंगे, दोनों फंक्शन में कंडीशन सेम है, कंटिन्यूअस होंगे दोनों फंक्शन, डिफरेंशिएबल होंगे। तो देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए, जी बी माइनस जी ए। एक चीज ऑब्वियस है कि जी बी किसी भी हालत में जी ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन मतलब पहचान क्या है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो रेड कलर से मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस in interval 0 to 2 such that f0 is 5, g0 is 0, f2 is 8, g2 is 1, show that there exists c such that f dash c is equals to thrice of g dash c। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेम क्वेश्चन हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा कि डेरिवेटिव के बाद लैग्रेंजेस या फिर रोल्स, ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा कि डेरिवेटिव के बाद ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाए एफ डैश सी माइनस 3 जी डैश सी। तो चेक करते हैं क्या ऐसा फंक्शन बन सकता है। एक नया फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ जी एक्स। what is value of h, what is value of h0? h0 की वैल्यू है 5 माइनस 0, ये तो 5 आ गई। ठीक है, what is value of h2? h2 की वैल्यू आ गई 8 माइनस थ्राइस ऑफ g1 दैट इज 3 5। h0 इक्वल्स टू h2 आ गया, ये दोनों इक्वल आ गए, फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ है यानी कि कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो कौन सी थ्योरम यूज हो रही है? आरएमवीटी। तो हम कहेंगे there exists C belongs to 0 to 2 such that h dash C is 0। उससे हमारे पास आ जाएगा f dash C माइनस 3 g dash C is 0 hence proved, राइट। लेकिन इसमें कई बार ये फंक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अगर इस दिक्कत से आप बचना चाहते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर सिस्टम हो जाए और आप ऑब्जर्व कर चुके हैं कि हमारे पास एक नहीं दो फंक्शंस हैं,
तो आप कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो, एक फंक्शन एफ एक्स, दूसरा फंक्शन जी एक्स, तो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोल रही है? सी एम वी टी देयर एग्जिस्ट सी सच दैट एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन g of 2 minus g of 0, right? तो f dash c upon g dash c is equals to f2 minus f0 upon g2 minus g0। f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8 माइनस 5 अपॉन 1 माइनस 0। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को क्रॉस कर दो तो जो हमें प्रूव करना है वो हमारे पास आ गया। तो ये तरीका है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने की। लेकिन एक बात और बता दूं कि हर एक वो क्वेश्चन जो हमें जेईई में पूछा जाएगा जो कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम से हो पा रहा होगा, उसे हम लैग्रेंजिस से भी कर सकते हैं। बस लैग्रेंजिस या रोल्स से भी कर सकते हैं। बस उसमें आप लोगों को फंक्शन डिफाइन करना होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले मेथड में हम लोगों ने किया। ओके, नेक्स्ट, द टेंजेंट एट पॉइंट x1। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थ्योरी वाइज यही था, राइट? इसके अलावा मतलब ये जो थ्योरी है इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ सोल्व करते हैं, आप क्वेश्चंस पे आ जाओ। द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 ऑन द कर्व हमें गिवन है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 ऑन द कर्व दिस पासिस थ्रू ओरिजिन। टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट? और ये जो पॉइंट है ये टच करेगा इसे। ये हमारे पास सिचुएशन है, राइट? तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट गिवन है, द टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि टेंजेंट का कोई भी जो क्वेश्चन होगा उसे करने के लिए एक अप्रोच मैक्सिमम टाइम काम करके वो क्या है कि आप दो अलग वे से कैलकुलेट करो उसका स्लोप। ए बी का स्लोप आप कोऑर्डिनेट से फाइंड कर सकते हो, y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। आप यही वाला स्लोप कैलकुलस से भी फाइंड कर सकते हो। उसके लिए आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, वो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है? तो स्लोप ऑफ ए बी बाई यूजिंग कैलकुलस इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y1 इज इक्वल्स टू 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। y1 की वैल्यू x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x1 क्यूब, राइट, प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो। इसके फैक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर्स क्या होंगे इसके, चेक करो आप फटाफट से। x1 इक्वल्स टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? x1 इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो आप 1 से x माइनस 1 से इसे डिवाइड कर दो। ये हमारे पास 2 है, 3 है, 0 माइनस 5, ये 2 आया, 2 5 5 5 5 0, यानी कि हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो x1 माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या इसके रियल फैक्टर्स बनेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac 14 नेगेटिव नहीं बन सकते। इसका ये मतलब हुआ कि इस टाइप का एक ही पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x1 इक्वल्स टू 1। यहीं से हम y1 की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे
y1 की वैल्यू आ जाएगी 5 + 3 इट इज 9। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1,9 किस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1,9 किस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1,9 फर्स्ट ऑप्शन को क्या ये सेटिस्फाई करेगा? 1 9 1 + 1 यस हो रहा है। सेकंड ऑप्शन को क्या ये सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लेते हैं। 9 - 1 यस। थर्ड को 9 4 + 5 यस। फोर्थ को 1/3 - 81 = नो, यानी कि डी इसका आंसर होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल कम है अब हमारे पास, उन कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन होगा। आप PYQs जाकर देखेंगे तो हर क्वेश्चन उनसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, let S be set of all natural numbers for which line 1 is tangent to curve this at point A, B। A, B पे लाइन टेंजेंट है किसी कर्व के, A, B पे लाइन टेंजेंट है किसी कर्व के, ये सिचुएशन है हमारे पास। इसका ये मतलब हुआ कि A, B पे जो लाइन का स्लोप है वही टेंजेंट का स्लोप होगा, which giving us hint that take derivative of curve। take derivative of curve, कर्व हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2। इसका अब आप डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा n टाइम्स, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा n टाइम्स x अपॉन a पावर n - 1, राइट। आगे आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस n टाइम्स, और आप भी साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करते रहें, आप भी, ताकि आप स्पीड की प्रैक्टिस भी हो और टाइम भी आपका सेव हो। तो ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स आ गए। यहां से अगर हम dy/dx कैलकुलेट करते हैं तो dy/dx क्या आ जाएगा हमारा? dy/dx कितना आ जाएगा? a, b पर हमें dy/dx कैलकुलेट करना है। इट मींस x और y की जगह हमें a एंड b फाइंड करना है। तो मैं डायरेक्ट dy/dx लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज चेक कर लें। dy/dx हमारे पास आ जाएगा -b/a, क्योंकि पॉइंट a, b है। अच्छा, एक और चीज, मैंने क्या कहा कि स्लोप सेम होंगे। हाँ बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन स्लोप तो सेम इस स्ट्रेट लाइन के भी हो सकते हैं। अगर गिवन लाइन इज टेंजेंट टू गिवन कर्व, तो गिवन पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा कर्व का वो सेम यही लाइन होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, स्लोप तो आ गया हमारे पास टेंजेंट का, हम इक्वेशन ऑफ लाइन यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड कर लेते हैं। वो हमारी आ जाएगी y - b इज इक्वल्स टू -b/a x - a। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ay प्लस bx इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1, राइट। ab that is twice of ab। yes, this equation is the same as equation number 1। this implies whatever the value of n, given line will always be tangent to given curve। इसका मतलब आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था ना ऑल नेचुरल नंबर्स, इट मींस डी आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इफ कर्व्स, दो कर्व्स दी हुई हैं ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो रिजल्ट आएगा अगर आप उसे दिमाग में रख पाए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दो कर्व्स हमें दी हुई हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दो कर्व्स, ये दो कर्व्स हमें दी हुई हैं और साथ में बोला हुआ है कि दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल 90, यानी कि ये ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। कैसी कर्व्स हैं? ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं। इसका क्या मतलब हुआ? m1 इंटू m2 -1 के इक्वल आएगा। m1 कैसे आएगा? डेरिवेटिव फाइंड करके। तो पहली कर्व का आप डेरिवेटिव फाइंड कर लें, dy/dx ऑफ फर्स्ट कर्व, वो आ जाएगा आपके पास
dy बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर्व आपके पास आ जाएगा माइनस बी एक्स अपॉन ए वाई। सेम, क्योंकि पहली कर्व का जो dy बाई डी एक्स है वो आप फाइंड कर चुके हो, यानी कि सेकंड कर्व का dy बाई डी एक्स भी आप सेम वे से फाइंड कर सकते हो। बस a और b आप ध्यान रखेंगे, a और b को रिप्लेस करके माइनस डी एक्स अपॉन सी वाई। ठीक है, इन्हें मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, बिकॉज दिस टू आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, इसका ये मतलब हुआ कि जो m1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम m1 मान रहे हैं, दूसरे को m2, इफ दिस टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर तो m1 m2 क्या होगा, -1 हो जाएगा। m1 m2 को जब आप लोग -1 पुट करोगे तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा वो होगा माइनस माइनस प्लस बी डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ए सी वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं, लेट दिस रिलेशन बी इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 2। ऐसा क्यों? यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि 1 और 2 यूज करके एक्स स्क्वेयर की वैल्यू एंड वाई स्क्वेयर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल। जैसे अगर आप अगर एक्स स्क्वेयर को कैलकुलेट करना चाहते हो तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन डी से, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन बी से, सब्ट्रैक्ट कर दो तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वेयर भी आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा, आप 1 एंड 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से इक्वेशन नंबर 5 को आप ध्यान से देखें। इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ए सी अपॉन बी डी है। तो किसी तरह से अगर हमें एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर पता चल जाए तो बात बन जाएगी, राइट। इक्वेशन 1 और 2 में 1 थे, वो हम लोगों ने रिमूव किए, मतलब एलिमिनेट किए। यहां से हम एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यू आप यहां पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपका जो होगा वो आएगा, इसका आंसर आएगा हमारे पास बी आंसर। तो क्वेश्चन इजी है, कैसे कैलकुलेट करना है इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना था तो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया, उससे हमारे पास वेरिएबल्स का रेशो आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Next question, if the tangent at point P, if the tangent at point P with parameter t on the curve x equals to 4t square plus 3 and y equals to 8t cube minus 1 where t is a real number meets the curve again at point Q, meets the curve again at point Q, then coordinates of Q। इसका रफ डायग्राम सोचो पहले। क्या बोल रहे हैं ये कि इफ टेंजेंट एट पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, मीट्स द कर्व अगेन एट Q, तो ये हमारे पास सिचुएशन है, हमारे पास सिचुएशन ये है। ठीक है, P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया, वो फिर से Q पॉइंट पर कर्व को इंटरसेक्ट करता है या फिर मीट करता है, राइट। P पॉइंट को हम अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व इज गिवन, तो P पॉइंट को मान लिया 4t स्क्वायर प्लस 3 8t क्यूब माइनस 1, राइट। Q पॉइंट को भी आप इस तरह से कोई भी दूसरा पैरामीटर लेकर Q पॉइंट को भी मान सकते हो। लेट इट बी 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 एंड 8 लैम्डा क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, राइट। मुझे बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बोला था कि हमेशा काम में आता है। स्लोप, किसका स्लोप? पी क्यू का। कितनी वे से? 2 वे से। एक तो dy बाई डी एक्स से,
यहाँ पर dy बाई डी एक्स पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये आ जाएगा 24t स्क्वायर अपॉन 8t, ठीक है, 3t हमारे पास। और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी पॉइंट। पी क्यू का स्लोप फाइंड करने का एक और तरीका हमारे पास है, वो क्या है, कोऑर्डिनेट यूज करके। ये भी पी क्यू का स्लोप है, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ पी क्यू। कोऑर्डिनेट यूज करके अगर आप पी क्यू का स्लोप फाइंड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ये 8t क्यूब माइनस 8 लैम्डा क्यूब अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप दोनों को इक्वेट कर लें, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा वो है t क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर t प्लस 2 लैम्डा क्यूब इक्वल्स 0। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, राइट, होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप लैम्डा क्यूब से डिवाइड कर ले, टी अपॉन लैम्डा को कुछ भी मानकर सॉल्व कर ले, यानी कि हिट एंड ट्रायल ही यहाँ पर करना है। सबसे पहले आप चेक करो क्या 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। 1 का मतलब t इक्वल्स टू लैम्डा क्या इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। t को लैम्डा से अगर रिप्लेस किया, लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा, यस। इसका यह मतलब हुआ कि t माइनस लैम्डा इसका एक रूट होगा, राइट, t माइनस लैम्डा इसका एक रूट होगा। अब अगर आप डिवाइड करके, तो आपको देखना ही पड़ेगा, आप डिवाइड करें इसे, आप इसे डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि डिवाइड करने के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो टी स्क्वायर प्लस टी लैम्डा माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा। आगे सोल्व करते हैं। फाइनली इसके भी फैक्टर्स बन जाएंगे और जो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो टी माइनस लैम्डा होल स्क्वायर टी प्लस 2 लैम्डा होगा, दैट इज इक्वल 0। तो यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो टी लैम्डा के इक्वल होगा या फिर टी माइनस 2 लैम्डा के इक्वल होगा। टी लैम्डा का मतलब ये हुआ कि पी एंड क्यू तो कोइंसाइड कर गए, यानी कि हमें एक्सेप्ट जो करना है वो एक्सेप्ट करना है टी इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन लैम्डा, या फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन 2। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस टी अपॉन 2 आ गई। हमें सेकंड पॉइंट टी की टर्म्स में फाइंड करना है, तो लैम्डा की ये वैल्यू आप सेकंड पॉइंट में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां फिर देखिए सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कौन सा, वी हैव टू कंपेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट एंड बाय यूजिंग कैलकुलस। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। So next question is, a helicopter is flying along the curve given by y equals to x power 3 by 2 plus 7. A soldier positioned at point 1 by 2 comma 7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him, then nearest distance is. अब देखो, रिलेट करो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। पॉइंट P गिवन है, क्या पॉइंट P कितना गिवन है, पॉइंट P इज 1 by 2 कोमा 7, ठीक है। तो यहां से वो शॉट डाउन करेगा, यानी कि उसे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा किसके अलोंग होगा, वो होगा नॉर्मल के अलोंग। तो आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के हम लोगों ने दो मेथड्स किए हैं। एक तो ये कि आप m पॉइंट को फंक्शन की टर्म्स में लिख लें, x1 कोमा y1, और y1 की जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पर x1 पावर 3 by 2 7। pm एज अ डिस्टेंस फाइंड करो और मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दो। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, स्लोप ऑफ pm एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा स्लोप्स का यूज करके। यहां पर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है, तो स्लोप ऑफ pm हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट से, दैट इज इक्वल्स टू x पावर 3 by 2 y2 minus y1 upon x1 minus half into
टेक डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 x1 पावर हाफ इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और जो भी कैलकुलेशंस हैं वो करें। x1 पावर 3/2 इंटू 3x1 पावर हाफ इज x1 स्क्वायर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगी 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर -1। इसके फैक्टर्स आप बना लो, x1 प्लस 1 और सेकंड फैक्टर 3x1 -1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, क्योंकि x पावर 3/2 है, राइट, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब, x हमेशा, अच्छा कंडीशन दी हुई है, x हमेशा 0 या 0 से बड़ा है, तो ये वाला फैक्टर हमें रिजेक्ट करना होगा, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इट मींस x1 की वैल्यू 1/3 आ गई। यहां से आप y1 भी फाइंड कर सकते हैं। y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 पावर 3/2 प्लस 7। ये y1 की वैल्यू आ गई, यानी कि आपके पास पॉइंट m पूरा आ गया। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। p पॉइंट हमें क्या लिखना होगा, ये होगा 1/3, 7, 1/3, 7। अच्छा, y1 की वैल्यू 7 प्लस 1/3 पावर 3/2। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आप कैलकुलेट करो और आंसर चेक करो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, वो होगा सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डू द कर्व y इक्वल्स टू 4 रूट x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस 1 हैव एग्जैक्टली 1 पॉइंट कॉमन। आप देखो, हैव एग्जैक्टली 1 पॉइंट कॉमन, यानी कि दोनों कर्व्स टच भी कर सकती हैं। इस केस में भी 1 पॉइंट कॉमन है, इस केस में भी 1 पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि कौन सी सिचुएशन होगी। उसके लिए एक काम करो, आप डायग्राम बनाओ। पहले मैं मेथड एक फॉलो कर रहा हूं और उस मेथड में एक चीज मिस हो जाती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मिस करते हैं, तो आप उस बात को ध्यान से समझें। देखो, y इक्वल्स टू 4 रूट एक्स, ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू 4 रूट एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस 1, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, कॉमन पॉइंट चाहिए, तो क्यों ना इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जाए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पॉइंट P कॉमन है, अगर पॉइंट P कॉमन है तो इस पॉइंट पर दोनों की y की वैल्यू सेम होगी, तो पहला रिलेशन, आप पॉइंट P को तो मान लो x1 y1। ठीक है, दोनों की y की वैल्यूज कंपेयर करो, x1 स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 रूट x1 के, इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद क्योंकि P पॉइंट कॉमन है, हमें एक ही पॉइंट कॉमन चाहिए, यानी कि P पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो कॉमन टेंजेंट आएगा, यानी कि दोनों के जो डेरिवेटिव्स होंगे P पॉइंट पे वो सेम होंगे। तो आप डेरिवेटिव फाइंड करो, 2x1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4/2 रूट x1। ये 4 हो गया कैंसल, और हमारे पास यहां से एक रिलेशन आया, वो है रूट x1 क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। बोलो ठीक है, ये एक और हमारे पास रिलेशन आ गया, इसे हम नाम देते हैं 3 का। अब क्या हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं? कोई तरीका है क्या इसे यूज करने का? ओके, एक काम करो, ए क्यूब को रूट x1 क्यूब से, ये इक्वेशन नंबर 4 है, यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ओके, कैसे पुट की जा सकती है, यहां से वैल्यू आ जाएगी रूट x1 इज इक्वल्स टू ए। तो रूट x1 इज इक्वल्स टू ए मींस x1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, तो जितने भी x1 नजर आ रहे हैं उन्हें रिप्लेस कर दो ए स्क्वायर से। तो फ्रॉम 3 ए स्क्वायर से रिप्लेस किया, ए पावर 4 अपॉन ए क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4a। यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3a इक्वल्स टू 1, इट मींस a इज इक्वल्स टू 1/3।
तो क्या ये कंप्लीट आंसर है या हम कुछ मिस कर रहे हैं? बताओ मुझे, क्या ये कंप्लीट आंसर है या कुछ मिस कर रहे हैं? मैं बताता हूं क्या मिस कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पैराबोला बनाया वो अपवर्ड पैराबोला बनाया। ऐसा क्यों? डाउनवर्ड पैराबोला भी तो हो सकता था, ए नेगेटिव भी तो हो सकता है, वो केस हम लोगों ने नहीं लिया। तो आप ध्यान रखना, इसमें केसेस लेना जरूरी है। केस 1 जब ए पॉजिटिव हो, हम लोगों ने सिर्फ अभी तक सॉल्व किया है ए पॉजिटिव के लिए। तो केस 2 पे आप आ जाएं। केस 2 का मतलब जब ए नेगेटिव हो। केस 2 मीन्स जब ए नेगेटिव हो। ठीक है, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ग्राफ, दोनों ग्राफ बनाए आप। रूट एक्स, एक तो फंक्शन ही कांस्टेंट है y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। ए नेगेटिव होने की वजह से दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला कौन सा बन जाएगा? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। यानी कि ए नेगेटिव होने पर हर हालत में एक पॉइंट कॉमन आएगा ही। इट मींस जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, ए 0 हो नहीं सकता, यूनियन 1/3। तो दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। केस लेना मत भूलें आप। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सी is a point at which Rolle's theorem holds for the function is given in interval 3 to 4, then and alpha is a real number, then we have to find f double dash c, then we have to find f double dash c. तो Rolle's theorem, c is a point at which Rolle's theorem holds. okay, रोल्स थ्योरम होल्ड्स यानी कि हमें डेरिवेटिव और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ये कंडीशन चेक करनी होगी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ वो दिख रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि log x स्क्वायर प्लस ए अपॉन 7x, इसे हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर प्लस ए प्लस अल्फा, इट इज अल्फा प्लस अल्फा माइनस log ऑफ 7x विच इज डिफरेंशिएबल इन 3 to 4। डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। कंडीशन हमें लगानी है कि f3 f4 के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन हमें लगानी है। इस कंडीशन को आप लगाओ, इस कंडीशन को लगाकर रिलेशन आएगा 3 स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7 इंटू 4। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 इंटू 4 36 प्लस 4 अल्फा 16 इंटू 3 48 प्लस 3 अल्फा, यानी कि यहां से जो अल्फा की वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास 12। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 12 आ गई। हमें क्या कैलकुलेट करना है? एफ डबल डैश सी, एफ डबल डैश सी। ओके, इट मींस हमें सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू कैसे आएगी? एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। आप डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट करें। डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, थोड़ा टाइम हमारा बचेगा। डेरिवेटिव आ जाएगा इसका सी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास सी की दो वैल्यूज आती हैं, प्लस माइनस रूट 12, राइट। लेकिन C बिलोंग्स टू अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम C बिलोंग्स टू 3 to 4। तो नेगेटिव वाला हमें रिजेक्ट करना होगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा C रूट 12। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? एफ डबल डैश सी की, एफ डबल डैश सी की। तो आप डबल डेरिवेटिव लीजिए इसका और उसमें C की वैल्यू पुट कर दें। डबल डेरिवेटिव आप इसका लो, आप इसी एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव ले सकते हो, सी की टर्म्स में सी को पुट कर दें, या फिर आप एक्स की टर्म्स में पहले डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो और फिर एक्स की जगह रूट 12 पुट कर दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1/12। आपको क्लियर है? सबसे पहले कंडीशन लगाई, उसके बाद हम लोगों ने सी कैलकुलेट किया रोल्स थ्योरम का, उसके बाद डबल डेरिवेटिव लिया फंक्शन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन 0 to 2 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन 0 to 2।
f0 is 2, f2 is 8, f dash लेस देन इक्वल्स टू 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2। ये हिंट है कि क्या लगेगा, कौन सी मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। देन f1 हमें कैलकुलेट करना है। जरूरी नहीं है कि f1 ही पूछा जाए आपसे, fx भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि जब भी f डैश लेस देन समथिंग हो फॉर ऑल x या फिर ग्रेटर देन समथिंग हो फॉर ऑल x, तो समझ जाओ कि ये जो है ये एप्लीकेशन है लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम की। ठीक है, किसकी एप्लीकेशन है? लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम की। ओके, आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है 1 पे। ऐसा भी हो सकता था कि वो आपको x पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहते, लेकिन यू आर लकी इनफ कि 1 पर ही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम आपको दो इंटरवल्स पे लगानी होगी। एक तो 0 से लेकर 1 के बीच में, और दूसरी 1 से 2। 1 ही क्यों? क्योंकि 1 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 0 से 1 पे अगर आप लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हो तो आप कहोगे देयर एग्जिस्ट सी सच दैट f dash c is equals to f of 1 minus f of 0 upon 1। सेकंड वाले केस में आएगा देयर एग्जिस्ट, अच्छा इसे c1 लिखें, देयर एग्जिस्ट c1। सेकंड वाले में देयर एग्जिस्ट c2 such that there exists c2 such that f dash c2 is equals to f of 2 minus f of 1 upon 2 minus 1। अब हम यूज करेंगे कि डेरिवेटिव हमेशा 3 से छोटा होता है, यानी कि f डैश c1 हमेशा 3 से छोटा है। f डैश c1 हमेशा 3 से छोटा है, लेकिन f डैश c1 तो f1 माइनस f0 के बराबर है, यानी कि f1 माइनस f0 हमेशा 3 से छोटा होगा। यहां से हमारे पास वैल्यू आई कि f1 हमेशा 5 से छोटा है। सेम थिंग वी विल अप्लाई फॉर f डैश c2। f डैश c2 भी 3 से छोटा होगा। इट मींस f2 माइनस f1 जो है वो भी 3 से छोटा होगा। f1 की वैल्यू गिवन है 8, तो f1 की वैल्यू सॉरी f2 की वैल्यू गिवन है 8, तो f1 को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें। f1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो आपके पास क्या आ रहा है, f1 5 से छोटा भी आ रहा है, f1 5 से बड़ा, f1 लेस देन इक्वल्स टू 5 भी आ रहा है, f1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 भी आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि f1 मस्ट बी इक्वल्स टू 5। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ऐसे हमें सोल्व करना है। और हिंट मैंने आपको बताया, कैसे पता चलेगा कि लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, ये जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जेई 2021 का क्वेश्चन है, हालांकि ये मोर देन वन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन में फिर से हम कई चीजें सीखेंगे, तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। लेट f इज अ फंक्शन, लेट f बी अ फंक्शन, कहां से कहां तक, डोमेन इज -π/2 टू π/2, कंटिन्यूअस फंक्शन। f0 की वैल्यू दी हुई है, बहुत बढ़िया। इंटीग्रल की वैल्यू भी दी हुई है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्या फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि कम से कम एक रूट है, एक सॉल्यूशन है। पहली दो ऑप्शंस में तो हमें प्रूव ही करना है कि कम से कम एक सॉल्यूशन है। तो कभी भी अगर हमें यह प्रूव करना हो कि कम से कम एक सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का, तो या तो आईवीटी यूज होती है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या रोल्स थ्योरम। इस पे वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, उसे जरूर देखें। ठीक है, लेकिन यहां पर fx इंटीग्रल की वैल्यू भी गिवन है, और दूसरा आईवीटी लगाने का कोई हिंट हमें नहीं मिल रहा है। इट मींस दिस में बी एप्लीकेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। अब दिक्कत यह है कि रोल्स थ्योरम में हमें रूट किसका मिलता है, डेरिवेटिव का, फंक्शन का रूट नहीं मिलता। यानी कि ये जो फंक्शन है इसमें डायरेक्ट रोल्स थ्योरम नहीं लग सकती। हमें एक ऐसा फंक्शन ढूंढना होगा जिसका डेरिवेटिव ये फंक्शन आ जाए, ताकि डेरिवेटिव का रूट प्रूव हो सके। तो ये जो फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, आप अज्यूम करो वो फंक्शन, किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये बनेगा। fx किसका डेरिवेटिव है, fx डेरिवेटिव होगा, fx डेरिवेटिव होगा इंटीग्रल ऑफ
एफ एक्स किसका डेरिवेटिव हो सकता है? इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 0 टू एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ एक्स होगा। सेकंड -3 cos 3x, ये किसका डेरिवेटिव है? ये -sin 3x का डेरिवेटिव है। आई गेस आप लोग समझ गए कि यही फंक्शन मैंने क्यों लिया, क्योंकि रोल्स थ्योरम डेरिवेटिव का रूट प्रूव करता है। इट मींस हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसके डेरिवेटिव में ये फंक्शन क्रिएट हो, इसलिए मैंने एच एक्स लिया। अब चेक करो, अभी तक तो इंट्यूशन था कि रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, उसके लिए हम लोगों ने फंक्शन भी बना दिया। अब चेक करो क्या रोल्स थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही हैं। सबसे पहले h0 की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो 0 है, बिल्कुल सही। h1 की वैल्यू, h1 की, अच्छा, h1 की जगह आप h पाई बाय 3, अब आप कहोगे सर पाई बाय 3 क्यों लिया? ये दिया हुआ है हिंट, क्योंकि इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास 0 से पाई बाय 3 के बीच में है, इसीलिए रोल्स थ्योरम हम लगाएंगे 0 से पाई बाय 3 के बीच में, अगर पॉसिबल होगा। अभी तक हमें पता नहीं है कि पॉसिबल है ये। h ऑफ पाई बाय 3 कितना आ जाएगा? h ऑफ पाई बाय 3 आ गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 3 एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस साइन 3 पाई बाय 3, वो भी 0, मजा ही आ गया। h0 और h पाई बाय 3 दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट C such that h dash c is 0, यानी कि कम से कम एटलीस्ट 1c, कम से कम एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव h का 0 होगा। तो आप डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है, वो आ जाएगा। हम लोगों ने फंक्शन ही उस टाइप का लिया था ना, यही आ गया जो हमें चाहिए था। यानी कि कम से कम इसका कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, इट मींस ए ऑप्शन होगी ही। अब बी ऑप्शन, वीडियो पॉज करके बी ऑप्शन खुद से ट्राई करें, क्योंकि सेम है ये भी। हमें प्रूव करना है कि रूट एग्जिस्ट करता है, राइट साइड पे कुछ भी हो, इसे लेफ्ट साइड पे पर ले जाओ, रूट एग्जिस्ट करता है एक दूसरे फंक्शन का। तो आप बी ऑप्शन के लिए खुद से फंक्शन डिफाइन करो। वीडियो पॉज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स माइनस साइन 3x, राइट, सॉरी नॉट साइन 3x, प्लस cos 3x एंड प्लस 6 बाय पाई x। यहां पर hx की ये वाली वैल्यू हम लोगों ने अज्यूम की है, ठीक है, hx ये वाला फंक्शन अज्यूम किया है। आप h0 फाइंड करें, h0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चेक करो, चेक करो, 1 आ रही है, यस। h1 दूसरा फंक्शन कहां से कहां तक हमें चेक करना है? ऑब्वियसली पाई बाय 3 तक। तो h ऑफ पाई बाय 3 की वैल्यू आप फाइंड करो, वो भी 1 आएगी। तो हाँ, यहां भी रोल्स थ्योरम लग रही है, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब आ जाओ आप सी ऑप्शन पे, यहां पर आपको लिमिट सीखने को मिल रहा है। मेंस में कैसे आएगा क्वेश्चन? मेंस में किसी एक ऑप्शन को उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट देके मेंस में डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। सी ऑप्शन पे आ जाओ। लिमिट आप रिवाइज कर चुके हो, x 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं मैं, ई एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई ना, ये जो है ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई जो कि फाइनाइट है। और लिमिट में अगर फाइनाइट इनटू समथिंग आ जाए तो उस फाइनाइट को आप बाहर निकाल सकते हो, अलग हैंडल कर सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, इसे तो अलग से हैंडल कर दिया, ये रख दिया, माइनस साइन बाहर, एक और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x 0 टू x एफ टी डी टी, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर, ये x कैंसिल होगा, लॉपिटल लगाओ। अच्छा, एक और चीज लिमिट में आप लोगों ने सीखा होगा कि पहला स्टेप तो यही होता है ना कि आपको फॉर्म चेक करनी है, फॉर्म ये 0 बाय 0 है। लॉपिटल जब आप लगाओगे, सबसे पहले
ये लिमिट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये आया -1। लॉपिटल जब आप लगाओगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स अपॉन 1 f0। व्हाट इज वैल्यू ऑफ f0? क्या गिवन है f0? चेक कर लेते हैं, बिल्कुल गिवन है f0, कितना 1, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई -1। तो क्या सी ऑप्शन इसका आंसर होगा? सी ऑप्शन क्या इसका आंसर होगा? यस। अब आ जाइए आप डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x 0 to x ft dt अपॉन एक्स स्क्वेयर। चेक करते हैं क्या ये आंसर होगा। सबसे पहले साइन एक्स अपॉन एक्स 1, और वो फाइनाइट है, उसे हम अलग कर सकते हैं, ये अलग किया। बाकी हमारे पास बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 0 टू x एफ टी डी टी अपॉन एक्स। यहां आप लॉपिटल लगा सकते हो, ठीक है। आप देखो ये वाली वैल्यू तो हमारी 1 के इक्वल आ गई, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी 1 के इक्वल आ गया, यानी कि जो फाइनल वैल्यू है वो 1 के इक्वल है। इट मींस डी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने कई चीजें सीख ली, रोल्स थ्योरम सीख ली, लिमिट हम लोगों ने रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल मीन वैल्यू थ्योरम के लिए इतना ही। अब आप वर्कशीट करें, पीवाईक्यू सोल्व करें, चेक करें कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उस हर आदमी के साथ, उस हर बच्चे के साथ शेयर करें जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।